आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसे रास्ते की पड़ताल कर रहे हैं जो स्पीड और सेफ्टी दोनों का वादा करता है। हमारे हाथ लगा है ट्रेडिंग एक्सपर्ट रॉनी अनेरी का एक पूरा गाइड, ऑप्शंस फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये तरीका सच में इंट्राडे की भागदौड़ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लंबे इंतजार के बीच का वो स्वीट स्पॉट हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है रॉनी अनेरी की कोर फिलॉसफी। क्या है वो? वो कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग का मकसद बाजार के टॉप या बॉटम को पकड़ना नहीं, बल्कि बीच के मोटे हिस्से को पकड़ना है। मतलब स्पीड से ज्यादा धैर्य। एग्जैक्टली। और आज हम इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये इंट्राडे से कितना अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फर्क सिर्फ दिनों का नहीं है, सोच का है। अच्छा। इंट्राडे ट्रेडर बाजार के शोर में काम करता है, मतलब हर मिनट की उठापटक से फायदा उठाने की कोशिश में रहता है। लेकिन एक स्विंग ट्रेडर वो उस शोर से ऊपर उठकर कुछ दिनों तक चलने वाली एक लहर या स्विंग को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज की छोटी मोटी खबरें कि आज बाजार 1% ऊपर है या आधा % नीचे है, इन सब से एक स्विंग ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। अनेरी के मुताबिक स्विंग ट्रेडर का काम ही है उस रोजमर्रा के शोर को फिल्टर करना। वो 3 से 10 दिन का नजरिया रखता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ता है और फिर अगले मौके का इंतजार करता है। इसीलिए अनेरी का एक कथन यहाँ बहुत फिट बैठता है। कौन सा? स्विंग ट्रेडिंग रफ्तार को नहीं, धैर्य को पुरस्कृत करती है। ये जल्दबाजी का खेल है ही नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ आया, लेकिन कई लोग स्टॉक्स में भी तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। यानी खास तौर पर ऑप्शंस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? स्टॉक्स में ऐसी क्या क्या दिक्कत है? दिक्कतें हैं, और वो भी 3 बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। पहली, इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा। सोचिए, अगर कोई 2000 रुपए का स्टॉक है और आप सिर्फ 100 शेयर भी खरीदना चाहते हैं तो आपको सीधे 2 लाख रुपए चाहिए। हाँ, ये तो है। हर कोई इतना पैसा एक ट्रेड में नहीं लगा सकता। और दूसरी दिक्कत है गैप रिस्क। गैप रिस्क, हाँ। इसका असल मतलब क्या है एक ट्रेडर के लिए? ये सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है भी। इसका मतलब है कि बाजार पर आपका कंट्रोल 24 घंटे नहीं है। मान लीजिए आपने शाम को एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा, ये सोचकर कि अगर 98 पर आया तो बेच दूंगा, आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। लेकिन रात में कोई बुरी खबर आई और अगले दिन बाजार सीधे 90 पर खुला, आपका 98 का स्टॉप लॉस किसी काम का नहीं रहा। अरे बाप रे, मतलब आपका सेफ्टी नेट ही गायब हो गया। एग्जैक्टली, इसे ही गैप रिस्क कहते हैं और ये रातों रात बड़ा नुकसान करा सकता है। और शायद इसी वजह से स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ता होगा। बिल्कुल, आपको स्टॉप लॉस काफी नीचे रखना पड़ता है, जिससे आपका संभावित नुकसान बढ़ जाता है। और यहीं पर ऑप्शंस एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। ओके, तो ऑप्शंस इन दिक्कतों को कैसे हल करते हैं? 3 तरीकों से। पहला, कम कैपिटल। जहां स्टॉक के लिए लाखों लग रहे थे, ऑप्शंस में वही मूव शायद कुछ 1000 रुपए के प्रीमियम में पकड़ा जा सकता है। ठीक है। दूसरा, लेवरेज, यानी कम पैसे में आप एक बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है परिभाषित जोखिम, मतलब डिफाइंड रिस्क। एक मिनट, डिफाइंड रिस्क सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि हमारा मुनाफा भी लिमिटेड हो जाता है? क्या बात है, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। हाँ, कई स्ट्रैटेजीज में मुनाफा भी सीमित होता है। तो फिर फायदा क्या? फायदा है मन की शांति। अनेरी का यही तर्क है। जब आप एक ऑप्शन खरीदते हैं तो आपका अधिकतम नुकसान सिर्फ उतना ही है जितना आपने प्रीमियम दिया है। अच्छा। चाहे अगले दिन स्टॉक 0 ही क्यों ना हो जाए, आपका नुकसान उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं होगा। ये आपको गैप रिस्क जैसे डर से बचाता है। समझ गया। तो अनेरी के शब्दों में ऑप्शंस के साथ स्विंग ट्रेडिंग डायरेक्शन और टाइम का खेल है। एग्जैक्टली। मतलब अगर हमारी दिशा सही है और मूव सही समय में आ गया तो काम बन गया। लेकिन सही अनुमान लगाने के लिए हमें सही स्टॉक भी तो चुनना होगा। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि सही घोड़ा कैसे चुने? हाँ, सही स्टॉक चुनने के लिए अनेरी एक 4 पॉइंट का फिल्टर देते हैं। ये एक चेकलिस्ट की तरह है। ओके, तो क्या है ये 4 नियम? पहला, ट्रेंड बिल्कुल साफ होना चाहिए, या तो मजबूती से ऊपर या मजबूती से नीचे। अगर बाजार सपाट है तो दूर रहो। बिल्कुल, ऐसे बाजार में दिशा का अनुमान लगाना जुआ खेलने जैसा है। नो ट्रेंड, नो ट्रेड। ठीक है। दूसरा नियम? दूसरा, स्टॉक में मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर होने चाहिए। ये वो लेवल्स होते हैं जहां से कीमत बार बार पलटती है।
ये हमें बताते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। एक तरह से हमारे लिए मैप का काम करते हैं। और तीसरा नियम है वॉल्यूम से ट्रेंड की पुष्टि। अगर कीमत ऊपर जा रही है और साथ में खरीदारी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी भी उस मूव में शामिल हैं। मतलब ट्रेंड मजबूत है। हाँ, बिना वॉल्यूम के प्राइस मूव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और चौथा और आखिरी नियम? चौथा नियम है किसी बड़े इवेंट से पहले सावधान रहना। जैसे कंपनी के नतीजे आने वाले हों या कोई बड़ी पॉलिसी घोषणा होने वाली हो, ऐसे समय में स्टॉक में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ट्रेड ना लें? इवेंट से पहले नहीं, इवेंट के बाद जो ट्रेंड बने उस पर ट्रेड करें। ठीक है, तो एक साफ ट्रेंड, मजबूत लेवल्स, वॉल्यूम कंफर्मेशन और कोई बड़ा इवेंट नहीं। ये तो एक बहुत ही लॉजिकल फ्रेमवर्क है। चार्ट्स के बारे में भी कोई खास सलाह है? मतलब कौन सा टाइम फ्रेम देखें? 4 घंटे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। डेली और 4 घंटे क्यों? डेली चार्ट आपको बड़ा ट्रेंड बताता है, यानी नदी किस दिशा में बह रही है, और 4 घंटे का चार्ट आपको एंट्री के लिए सही मौका, यानी नदी में नाव कब उतारनी है। बिल्कुल सही। 5 या 15 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में बहुत शोर होता है, वो स्विंग ट्रेडर के लिए सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो हमने सही स्टॉक चुन लिया, चार्ट देख लिया, अब असली काम आता है ट्रेड लेना। स्रोत में जो रणनीतियां दी गई हैं उनमें से सबसे सीधी कौन सी है? सबसे सीधी रणनीति है लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट। अच्छा। अगर आपको लगता है कि स्टॉक तेजी से ऊपर जाएगा तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। अगर लगता है कि तेजी से नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन। बहुत सरल है। इसका मतलब ये उन स्थितियों के लिए है जब हमें एक मजबूत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की उम्मीद हो? बिल्कुल। जब आपको लगे कि स्टॉक किसी खास लेवल को तोड़कर रॉकेट बनने वाला है। इसका फायदा इसकी सादगी है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है। और वो क्या है? टाइम डीके या थीटा। थीटा। समय आपके खिलाफ काम करता है। हर गुजरते दिन के साथ आपके ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, भले ही स्टॉक की कीमत वहीं खड़ी रहे। तो मूव जल्दी आना चाहिए। हाँ, इसीलिए इस रणनीति में 5 से 7 दिन का ही टारगेट रखा जाता है। अगर मूव नहीं आया तो टाइम डीके आपका प्रॉफिट खा जाएगा। तो ये एक तरह से जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी वाली रणनीति है। यानीरी की पसंदीदा रणनीति कौन सी है? यानीरी की पसंदीदा रणनीति है डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड? हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनका दिशा को लेकर नजरिया तो साफ है, लेकिन वे जोखिम को कम करना चाहते हैं और टाइम डिके के असर से भी बचना चाहते हैं। ये स्प्रेड काम कैसे करता है? एक आसान सा उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपको लगता है कि एबीसी स्टॉक 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए तक जाएगा। ठीक। लॉन्ग कॉल में आप सिर्फ 100 की कॉल खरीद लेते हैं, लेकिन डेबिट स्प्रेड में आप 100 की कॉल खरीदेंगे और साथ ही ऊपर की कोई कॉल, मान लीजिए 110 की, उसे बेच देंगे। अच्छा, एक खरीदी और एक बेची, इससे क्या फायदा हुआ? 2 बड़े फायदे। पहला, जो 110 की कॉल आपने बेची उससे आपको प्रीमियम मिला। ये आपके 100 वाली कॉल की लागत को कम कर देता है, तो आपका ट्रेड सस्ता हो गया। ओके, और दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ऑप्शन आपने बेचा है उसमें भी टाइम डिके हो रहा है, जो आपके हक में काम करता है। ये खरीदे गए ऑप्शन के टाइम डिके को काफी हद तक बैलेंस कर देता है। वाह, तो ये थीटा के असर को न्यूट्रलाइज करने जैसा है। काफी हद तक। इसीलिए यानरी इसे स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट बैलेंस कहते हैं। यहाँ उनका एक और महत्वपूर्ण कथन है। बताइए। स्प्रेड्स स्विंग ट्रेडर्स को सांस लेने की जगह देते हैं। सांस लेने की जगह, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ट्रेडर को हर पल स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जब आप सिर्फ एक कॉल या पुट खरीदते हैं तो घड़ी आपके खिलाफ टिक टिक कर रही होती है, हर दिन प्रीमियम घट रहा होता है। एक दबाव बना रहता है। हाँ, स्प्रेड इस दबाव को काफी हद तक हटा देता है। आपको ट्रेड को विकसित होने का समय मिल जाता है। ठीक है, और तीसरी रणनीति थी कवर्ड कॉल। ये किसके लिए है? कवर्ड कॉल उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से किसी कंपनी के शेयर्स हैं। अच्छा। और उन्हें लगता है कि वो स्टॉक अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या तो साइडवेज रहेगा या हल्का सा ऊपर जाएगा। तो वो अपने मौजूदा शेयर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वे अपने पास रखे हुए शेयर्स के बदले में एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। इससे उन्हें तुरंत प्रीमियम की कमाई हो जाती है। अच्छा। अगर स्टॉक वही रहता है या थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी उन्हें वो पूरा प्रीमियम मिल जाता है। ये अपने पोर्टफोलियो पर एक तरह से किराया कमाने जैसा है। समझ गया। ये इनकम जनरेट करने की एक शानदार रणनीति लगती है। तो हमारे पास 3 टूल हो गए, एक तेज मूव के लिए, एक संतुलित मूव के लिए और एक साइडवेज मूव के लिए। सही है।
लेकिन सबसे अच्छी रणनीति भी फेल हो सकती है अगर एंट्री और एग्जिट सही ना हो। इसके बारे में यानियरी के क्या नियम है? यहाँ भी इयानियरी बहुत अनुशासित हैं। वो कहते हैं कि एंट्री के लिए हमेशा एक पुल बैक का इंतजार करो। एक मिनट, पुल बैक का इंतजार क्यों? अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो चलती ट्रेन में चढ़ जाना बेहतर नहीं है? चलती ट्रेन में चढ़ने में जोखिम ज्यादा होता है। इयानियरी का तर्क है कि कोई भी स्टॉक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। सही बात है। वो ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। वो जो छोटा सा डिप है यानी पुल बैक, वही एंट्री का सबसे सुरक्षित पॉइंट है। अच्छा, तो बाय ऑन डिप्स वाली बात। और क्या देखना है एंट्री के लिए? एंट्री की पुष्टि के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करें। जैसे एक बुलिश ट्रेंड में अगर पुल बैक पर हैमर या बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बनता है तो वो एक मजबूत संकेत है। ओके। और तीसरा सबसे बुनियादी नियम, हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, एंट्री प्लान तो सॉलिड है। एग्जिट के बारे में क्या? लॉस में कब निकलना है और प्रॉफिट में कब? स्टॉप लॉस के लिए 2 तरीके हैं, या तो चार्ट पर आधारित, जैसे किसी सपोर्ट लेवल के टूटने पर? हाँ, या फिर ऑप्शन के प्रीमियम पर आधारित, जैसे कि अगर प्रीमियम की वैल्यू 50% गिर जाए तो बाहर निकल जाना। और प्रॉफिट कब लेना है? इसके लिए भी 3 स्थितियां हैं। पहली, जब आपका टारगेट पूरा हो जाए, लालच नहीं करना। दूसरा, जब ट्रेंड टूट जाए, जिस वजह से आपने ट्रेड लिया था, अगर वही वजह खत्म हो गई तो ट्रेड में बने रहने का कोई मतलब नहीं। सही है। और तीसरा एक बहुत ही अनोखा नियम है, टाइम एग्जिट। टाइम एग्जिट, ये क्या है? इसका मतलब है कि 5 से 7 दिन के बाद ट्रेड से बाहर निकल जाएं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अरे वाह, क्यों? ये नियम आपको एक बुरे ट्रेड में अनिश्चित काल तक फंसे रहने से बचाता है। ये ट्रेड को एक डेडलाइन देता है। ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और यहीं पर इयानियरी का एक बहुत कड़ा नियम आता है, नो एग्जिट प्लान इक्वल्स टू इमोशनल ट्रेड। सही बात है। अगर आपके पास बाहर निकलने की योजना नहीं है तो आप डर और लालच के आधार पर फैसले लेंगे, सिस्टम के आधार पर नहीं। ये बात तो हर ट्रेडर को अपने डेस्क पर लिखकर रखनी चाहिए। इससे मुझे सबसे जरूरी हिस्से पर आना है, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, सबसे जरूरी। क्योंकि अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी लोग पैसे गंवाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वे जोखिम को मैनेज नहीं करते। इयानियरी इसके लिए कुछ सुनहरे नियम देते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, क्या है? किसी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 5% से ज्यादा जोखिम कभी न डालें। सिर्फ 5%? ये थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं है? ये सर्वाइवल का नियम है। इसका मतलब है कि अगर आपके लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाएं तो भी आप गेम में बने रहेंगे। अच्छा। ज्यादातर नए ट्रेडर एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा दांव लगाकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा नियम? एक ही समय पर बहुत सारे ओवरलैपिंग ट्रेड्स ना लें। जैसे एक ही समय में 4 अलग-अलग आईटी स्टॉक्स पर बुलिश ट्रेड लेना। अगर आईटी सेक्टर गिरा तो आपके सारे ट्रेड एक साथ नुकसान में चले जाएंगे। बिल्कुल। और फिर यानियारी का एक और दमदार कथन आता है जो पूरी सोच को बदल सकता है। क्या है वो? ट्रेड को इनाम नहीं बल्कि जोखिम परिभाषित करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी ट्रेड में घुसने से पहले ये मत सोचिए कि मैं इसमें 10,000 कमा सकता हूँ। तो क्या सोचें? पहले ये सोचिए कि मैं इसमें अधिकतम 2,000 गंवाने को तैयार हूँ। अगर वो जोखिम आपके लिए सहज है तभी ट्रेड लें। हमेशा पहले डाउनसाइड को देखें। वाह, ये तो पूरी साइकोलॉजी ही बदल देता है। स्रोत में कुछ आम गलतियों का भी जिक्र है जिनसे बचना चाहिए। हाँ, एक पूरी लिस्ट है। पहली, स्विंग ट्रेड के लिए वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस चुनना। इनमें टाइम डीके बहुत तेजी से होता है। दूसरी, जैसा हमने पहले कहा, फ्लैट बाजार में डायरेक्शनल ट्रेड करना। जब बाजार कहीं नहीं जा रहा तो दिशा पर दांव लगाना, सिर्फ प्रीमियम गंवाना है। और मुझे लगता है एक गलती साइकोलॉजी से भी जुड़ी होगी। हाँ, तीसरी गलती वही है, 1-2 बड़ी जीत के बाद अति आत्मविश्वासी हो जाना और अपनी पोजीशन साइज दुगनी कर देना। बाजार आपको विनम्र बनाना जानता है। सही है। और चौथी, कोई टाइम बेस्ड स्टॉप न रखना और एक उम्मीद वाले ट्रेड में महीनों तक फंसे रहना। तो इस सारी चर्चा के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ऑप्शंस के साथ स्विंग ट्रेडिंग वो सुनहरा रास्ता है? रॉन इयानियरी के दर्शन से ये साफ है कि ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। ये एक अनुशासित, व्यवस्थित और धैर्यपूर्ण तरीका है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हर दिन एक्शन चाहते हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है, मतलब हर कदम के लिए नियम है। इसमें भावनाओं के लिए बहुत कम जगह छोड़ी गई है। बिल्कुल। अगर ट्रेंड को फॉलो किया जाए, ऑप्शंस का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए
और सबसे जरूरी, अगर जोखिम को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखा जाए तो ये एक ऐसा तरीका बन सकता है जिसमें तनाव कम और परिणाम मजबूत हों। तो ये एक बिजनेस चलाने जैसा है, जुआ खेलने जैसा नहीं? आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? ये पूरा गाइड एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर देता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद ट्रेडिंग में सिर्फ क्या चुनना है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे करना है। मतलब प्रक्रिया और अनुशासन। हाँ, मतलब शायद असली कौशल बाजार की भविष्यवाणी करने में है ही नहीं, क्योंकि कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। तो फिर असली कौशल क्या है? असली कौशल तो किसी एक ट्रेड के नतीजे के परवाह किए बिना उस बाजार में अपने कार्यों को, अपने जोखिम को और अपनी भावनाओं को लगातार मैनेज करने में है। हो सकता है सफलता का राज सही स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि गलत होने पर खुद को मैनेज करने में छिपा हो।